ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। अभी इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मी जल नीम के बारे में बताया। ब्रह्मी में जो कन्फ्यूजन है ब्रह्मी और मंडूकपर्णी में, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो दोनों को एक साथ बताना भी अनिवार्य है। आप ये देख रहे होंगे मंडूकपर्णी है। इसके पत्ते आप देख ही रहे होंगे। मूसा करनी से बड़े होते हैं थोड़े। किनारियाँ देखिए कटे से होते हैं और हल्का लालपन पे होता है किनारा। जिसकी टहनियाँ या वो निकलती हैं, आप देखेंगे ये 6-6 इंच तक चली जाती हैं और हर गांठ पे इसके फूल आते हैं, फल आते हैं और वहाँ से जड़ निकलता है। अभी विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा और इसका कहाँ उपयोग होता है और ब्रह्मी के जगह में इसका उपयोग क्यों करते हैं और किस में कर सकते हैं किस में नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको सही लगती है तो इसको शेयर करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं और सुधार जिसमें इसमें हम कर सकें, या किसी का अनुभूत प्रयोग है तो आप कर सकते हैं। ये शोध का विषय है, हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जिन पे सुविधाएं हैं वो कर सकते हैं। ब्रह्मी और मंडूकपर्णी में अंतर बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। ये देखेंगे आप बीज लगे हुए हैं, इसके फल हैं। क्योंकि ब्रह्मी और मंडूकपर्णी मार्केट में यही मंडूकपर्णी ब्रह्मी के नाम से बिकती है और पूरे इंडिया में देहरादून हरिद्वार से इसको ब्रह्मी को उपाधि मिली हुई है और ये पूरे भारत में इसी को ब्रह्मी कहते हैं और लोग इसको ब्रह्मी की जगह यूज करते हैं। क्या सही है क्या गलत, उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालूँगा। ये इसके फल हैं जो कि चपटे होते हैं। ये देखिए इसके बीज इस तरीके से हैं, 2-2 बीज चिपके होते हैं इसके फल में, चपटे होते हैं। और इसकी भी गांठ को हम ब्रह्मी की तरह तोड़ के लगाएं तो उग जाता है। यानी जहाँ पे ये देखिए इसमें जड़ निकल रही है। ये छोटा सा आप देखेंगे, ये रोएदारी देखिए बीच में, ये जड़ सी निकल रही है। तो इसको ये देखेंगे जो सफ़ेद सा जड़ निकल रहा है, ये इसका जड़ है। और ये जड़ ज़मीन पकड़ लेता है और बाद में यहाँ से एक नया पौधा बन जाता है जिसको हम तोड़ के लगा सकते हैं। साथ में फल भी है। और ये देखेंगे कि हल्का लाल रंग पे, कत्थई रंग पे इसके तने होते हैं। और ये देखिए इसमें फूल भी है, फूल भी इसके लाल और कत्थई रंग के हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मंडूकपर्णी है। और मंडूकपर्णी को मैं बताऊं, इसको संस्कृत में हम मंडूकपर्णी, भेदकर्णी, दिव्या, मंडूकी, महाऔषधि बोलते हैं। और ब्रह्मी और मंडूकपर्णी 2 हमारी दिव्य औषधियाँ हैं। इसका जो मंडूकपर्णी नाम है, हरिद्वार में ब्रह्मी रूप में इसका नाम प्रचलित है। हरिद्वार और देहरादून में ख़ास तौर से इसे ब्रह्मी बोला जाता है। बंगाल में थूलकुड़ी या थानकुनिया साग, मलयालम में करी बड़ा, गुजराती में खड ब्रह्मी, आसाम में मनीमुनी। तो इस तरीके से मलयालम में कोडगम, कुटगम। तो ये सब चीज़ें जो अरबी में भक्तरनिब और फ़ारसी में सरदे तुर्कस्तान बोला जाता है। तो इसके बहुत सारे क्षेत्रीय नाम भी अलग अलग और भी हो सकते हैं। ये भूमि पर चलने वाला कोमल झाड़ है। इसका कंद खड़ा भी हो जाता है और लाल रंग के आभा वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तने पे गांठ भी है और जगह जगह ये तने से जड़ें निकल के एक नया पौधा बना लेती हैं और साथ में बीज का भी
उत्पादन करती हैं। इसके बारे में ये बताया गया, देखिए इसकी जो उपजातियाँ हैं, इसी वैसे तो बिहार में भी 2 उपजाति हैं और नागपुर में छोटी उपजाति का पाया जाता है ब्रह्मी, ये मंडूकपर्णी, जिसमें पुष्प फल नवंबर से जनवरी तक आते हैं। दूसरी उपजाति इसकी उड़ीसा के पहाड़ों में है, जिसमें कि पुष्पकाल जो है फरवरी से मई तक आते हैं। और हमारे यहाँ जो पाई जाती है उत्तराखंड में, हरिद्वार और देहरादून क्षेत्र में ख़ास तौर से, तो इसके अब फल इस समय आ रहे हैं और गर्मी में फल फूल होता है और इसको पानी मिले तो वर्ष भर जीवित रहता है। बहुवर्षीय पौधा है, जल वाले स्थान में। यथार्थ में अगर हम कहें तो ये ब्रह्मी नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बेची जाती है और ना ही हम इसे ब्रह्मी के प्रतिनिधित्व रूप में दे सकते हैं। ये खंडन किया गया है इसका कि इसको ब्रह्मी के स्थान पे हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धिवर्धक चूर्ण है या सरसत्वरिष्ट है, उसमें इसका प्रयोग क्यों और कैसे करा जाता है मैं आगे बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। रस में ये कसेली है और ये भी शीत बीरेस होती है, यानी कि शीतल होती है। तो इसमें देखिए रसायन बल्य और मूत्रल है। और आपको मैं बताऊं, मंडूकपर्णी हम अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लें तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसके 1-2 पत्ते ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और ताज़ी जो मंडूकपर्णी है ये तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम कर देती है अगर इसमें आदमी घबरा जाए, क्योंकि ये देखिए जो इसकी ताज़ी ब्रह्मी होगी नशा लाती है, नशा होता है और सिर में दर्द होता है, साथ में चक्कर आते हैं। इसका तेल त्वचा द्वारा बाहर निकलता है, जिससे कि हमारी पूरी त्वचा में गर्मी प्रतीत होती है और कुछ पीड़ा होती है। पहले हाथ में होगी, फिर पूरे शरीर में होगी और पूरे शरीर में गर्मी होगी और चकत्ते से उभर जाते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गई हो। लाल खुजली चलती है, लगभग 1 सप्ताह बाद भूख बढ़ती है अगर हम कंटिन्यू लें तो। लेकिन ये कुछ समय पश्चात शांत हो जाती है 4-5 या 7-8 दिनों बाद। लेकिन अल्प मात्रा में इसका हम सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। इसकी एक ख़ास बात है, अगर आपके ये मुँह लाती है, यानी जैसे मुँह पक जाता है ना, मुँह में लाल हो जाता है गले में या जीभ पे या गलफड़ों में, तो उसको मुँह आना बोलते हैं। तो इसकी अगर हमने पत्ती ज़्यादा ले ली तो मुँह आने की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको दूध में दिया जाता है, जबकि ब्रह्मी को दूध में नहीं दिया जाता है। और ये क्या है कि ये मूत्रल होने के बाद भी मूत्रल औषधि में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये किडनी मूत्र तो ले आएगी लेकिन किडनी में दोष उत्पन्न कर देती है और वहाँ पे गर्मी के द्वारा बहुत दोष उत्पन्न करती है। इसलिए इसका हम प्रयोग मूत्रल औषधि में बहुत ज़रूरत पड़ने पर, जलोदर होने पे ही लेते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये क्योंकि जो हमारा जनन तंत्र है उस पर उत्तेजित करती है, इस तरीके से हमारी किडनी को उत्तेजित करती है। तो इस केस में हम इसको नॉर्मल दवाई में नहीं लेते हैं, औषधियों में नहीं लेते हैं, और जब इसको बहुत ज़रूरत होता है तब लेते हैं। लेकिन ये त्वचा रोग में बहुत कारगर है। इसका कोई विशेष डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, फिरंग, कुष्ठ रोग, कोई जख्म, तलवार भाले से कट गया, उसमें भी इसके पत्ते का रस या इसको पीस करके हम कल्क बना करके उस पर बांध सकते हैं। तो ये बहुत उसमें काम अच्छा करती है और उसको ठीक करती है। तो ये त्वचा रोगों में तो बहुत अच्छा है। साथ ही पत्तों का चूर्ण भी इसका हम लगा सकते हैं, जख्म पर के डाल सकते हैं, जैसे कोई गीला जख्म है तो इसके जो पत्तों में उड़नशील तेल होता है, एक एमेलिन जो नाम की होती है दवा, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो एमिलिन का काम क्या होता है, भयंकर बेहोशी लाने वाला, जो हाइड्रोजन और कार्बन का मिला मिश्रित रूप होता है। तो इसलिए ताजे मंडूकपर्णी का गुण माना जाता है। तो उसमें बहुत बेहोशी की वो होती है, तो इसकी हम ज़्यादा मात्रा नहीं लेते हैं और बहुत सोच समझ कर ही लेनी चाहिए। लेकिन फिर सारे जो लोग इसको ब्रह्मी की जगह बेच रहे हैं और हम उसको सरस्वती चूर्ण में लेते हैं, तो वो कैसे काम करता है? इसका कारण ये है कि देखिए उसमें और भी वनस्पतियाँ मिलाई जाती हैं और साथ में जब ये सूख जाता है तो इसका जो हानिकारक तेल है, एमेलिन है, वो उड़ जाता है। क्योंकि अधिकतर लोग छाया में तो कम ही लोग सुखाते हैं और इसको धूप में सुखा देते हैं। छाया में भी सुखाएंगे तो सूखने के बाद जो तेलीय गुण होता है वो बहुत कम बचता है, जड़ी बूटियों में सब उड़ जाता है। तो इसमें से भी एमेलिन उड़ जाता है, इसलिए हमें नुकसान नहीं करता और उसमें हमें ये ब्रह्मी की जगह फ़ायदा करता है, क्योंकि बुद्धि ये भी बढ़ाता है। लेकिन डायरेक्ट ताज़े पत्ते लेने के लिए इसकी मनाही है, वो या बहुत कम मात्रा में लेंगे। लेकिन जो मंडूकपर्णी है, इसके ताज़ा पंचांग जो है, इसका जो सोरस लेते हैं, इसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। और इसको
जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्प मात्रा में ही लेना। और एक हमारे वैद्य मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैंने इसको लिया था तो मेरे मुंह आ गए थे, तो उनके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे जो खुजली वगैरह त्वचा में चलती है या मुंह आना है तो वो प्रॉब्लम होती है, जबकि ब्रह्मी से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने बताया आपको। और ब्रह्मी मानते हैं वो जो मैंने बताया कि उड़ जाएगा, इसके बाद इसको हम ब्रह्मी की जगह यूज कर लेते हैं, तो ये हमारी बुद्धिवर्धक के काम करती है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा देखिए, इसमें मंडूकपर्णी मल्लम बनता है, जिसमें कि क्या करते हैं हम, मंडूकपर्णी मल्लम जो है उसमें इसके पत्तों का चूर्ण लेना है, 1 भाग इसके पत्तों का चूर्ण और 7 भाग वैसलीन मिला करके एक मल्लम बना लें। वो सभी प्रकार के त्वचा रोगों में काम करेगा। यानी 1 भाग इसके पत्तों का चूर्ण और 7 गुना जो वैसलीन होता है उसमें मिला के लगा लें, तो वो एक मल्लम बन गया, जो जख्म वगैरह या फोड़े फुंसी या त्वचा रोग हो जाते हैं, दाने होने, तो उसमें अच्छा काम करता है। और इसका शरबत भी बना के ले सकते हैं। जैसे मंडूकपर्णी का रस है तो उससे दुगना शक्कर मिला करके चाशनी बना कर रख लें और 1 चम्मच, छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा होता है। और जो सारवास्ता रिष्ट में ब्रह्मी मिलाई जाती है उस पर मंडूकपर्णी ही ली जाती है, अधिकतर इसी को लेने को बोला गया है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये अधिक मात्रा में अगर आप लेते हैं और आप किसी कम मात्रा में भी लेते हैं तो आपको अगर खुजली होनी चालू हो जाती है, मुंह आ जाता है या आपको जलन महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, इसकी मात्रा कम कर दें या फिर इसको लेना बंद कर दें। इसका ये पहचान है, तो मैंने आपको बताया। तो ये उस मनुष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें जलोदर वगैरह हो जाता है, उन्हें हम दे सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मरणासन पे पहुंच जाता है, तो उस समय में उसके जलोदर को ठीक करना होता है। चाहे उसकी किडनी उत्तेजित हो जाए तो भी हमें उसको ठीक करना है। तो उस समय इसका जो हमारे वैद्य लोग थे, हमारे ऋषि मुनि लोग थे, वो इसका प्रयोग करवाते थे। लेकिन अभी जिसको इस पर अनुभव नहीं है तो वो इसको ना दे तो बढ़िया है, क्योंकि अनुभव के बिना किसी अच्छी चीज़ भी अगर हमने कमती बढ़ती कर दी तो नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ इसके बारे में मुझे जो ज्ञात था मैंने आपको बताया है। क्योंकि मंडूकपर्णी और ब्रह्मी पे मैंने बहुत इस पे पहले भी 2-3 वीडियो बना रखी और मेरे पर रोज़ फ़ोन, कल भी हमारे एक पंचगव्य के मित्र हैं हमारे, उन्होंने भी बोला कि आप ब्रह्मी कौन सी यूज करूं, और ब्रह्मी उन्हें चाहिए भी, तो हमने कहा बिल्कुल करा देंगे। तो इस तरीके से इस पे फिर उसके बाद भी आज भी दोपहर में आया था कि ब्रह्मी चाहिए बुद्धिवर्धक, तो क्या लें, पंसारी क्या मंडूकपर्णी के पत्ते ही मिल रहे हैं तो इसका काम होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो से बताया कि सभी लोग इस पे लाभ ले सकें। और एक को बताने की बजाय मैं अपने सारे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरी बात से सहमत हैं उन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर इसका सूखा पंचांग है तो वो ब्रह्मी की जगह हम ले सकते हैं, अन्यथा ताज़ी ब्रह्मी लें और ब्रह्मी ही लें, जो मैंने पहले बताया जिसको जल नीम कहा जाता है, तो बहुत ही लाभकारी है और उसी का प्रयोग करना चाहिए। और इसको मंडूकपर्णी को ताज़ा बहुत ही अल्प मात्रा में लेना चाहिए। जहाँ तक मैं समझा हूँ, जहाँ तक मेरी वैद्यराज लोगों से बात हुई है और हमारे जो वैद्य मित्र हैं उनके अनुसार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। बाकी मैंने मंडूकपर्णी ना कभी खाई है और ना कभी इस पर कोई मेरा अनुभूत प्रयोग है। ब्रह्मी ज़रूर खाता रहता हूँ मैं, और उसके लिए मैंने बच्चों के लिए भी चूर्ण बनाया था और अपने भी खाया था, तो उससे कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरे कोई त्वचा में प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये थानगुनिया साग है, इसको बंगाली समुदाय के लोग हमेशा सप्ताह में 1-2 दिन इसको तेल में फ्राई करके या घी में फ्राई करके वो लोग खा लेते हैं। या फिर उनके यहाँ मैंने देखा कि चावल जो माड़ होता है, माड़ चावल का माड़ या चावल का धोवन, उसमें पीस करके इसको सुबह सुबह लेते हैं, तो श्वेत पदर में वो बोलते हैं लिकोरिया, जिसको सफ़ेद पानी आना बोला जाता है आम भाषा में, उसमें फ़ायदा करती है। तो मंडूकपर्णी का प्रयोग गाँव में प्रचलित है और ये मैंने बहुत से लोगों के घरों में लगे देखा है और वो लोग लगा लेते हैं अपने, जैसे नल का जब पानी निकलता है तो वह नाली किनारे लगा दो, तो क्योंकि पानी वाली जगहों पर दोनों होती है तो मंडूकपर्णी बहुत मिल जाता है। और वो लोग इसका भाजी बोलते हैं, उसको थानगुनिया साग के नाम से जानते हैं और इसका वो सेवन करते हैं। और मैं जैसे बताया ब्लड को शुद्ध भी करता है, लेकिन अल्प मात्रा में ही प्रयोग करिएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप अपने जो आपके आसपास वैद्य जी लोग हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे वैद्यराज लोग हैं, बहुत ही जानकार हैं, हमारे ग्रंथों में भी बहुत कुछ लिखा गया है, तो इसका प्रयोग करिएगा सोच समझ के। और कोई भी देखिए चीज़ आप अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो उसकी अल्प मात्रा लीजिए, अगर आपको कोई नुकसान नहीं होता तो फिर आप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी भी चाहे अच्छी चीज़ भी है तो उसको अल्प मात्रा में ही प्रारंभिक अवस्था में लेना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपको नुकसान नहीं होता है, आपका शरीर एक्सेप्ट करता है, तो आप उसको मात्रा बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं।
तो ये जितनी मेरे पे जानकारी थी मैंने आपको बताया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात से संतुष्ट होंगे, या संतुष्ट तो क्या होंगे, देखिए आयुर्वेद हमेशा शोध का विषय रहा है और इसमें आगे जितने नित्य नए प्रयोग करे जाए उतने नई नई चीज़ें निकल के आती रहती हैं। एक ही पौधे से हम 100 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इस पर विश्लेषण करना और इसमें छांटना कि किस कारण से ये हुआ, ये बहुत ही कठिन काम या जटिल काम है। जिस प्रकार आप देखेंगे तुलसी सर्दी जुकाम भी सही करती है, ब्लड कैंसर भी सही करती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं वनस्पतियों के बारे में, तो जितना हम प्रकार से यूज कर सकें, जितनी प्रकार से इसके शोध करेंगे तो उतनी ज़्यादा हम इसके बारे में जानते जाएंगे और खुल के विचार आते रहेंगे। और हर गांव में एक ही वनस्पति से हर मतलब प्रत्येक गांव या किसी में कहीं जहाँ भी मिलेंगे देखेंगे एक ही वनस्पति से लोग अलग अलग इलाज करते हैं। तो इन चीज़ों का हमारा मुख्य काम है संरक्षण करना, कि कभी जरूरत पड़ने पे हमारे काम आए तो हम इसका उपयोग कर सकें और अपने को लाभ प्राप्त कर सकें। तो जिसके पास भी गमलों में ब्रह्मी और मंडूकपर्णी लगाई जा सकती है, इस तरह के और भी बहुत पौधे हैं जो लगाए जा सकते हैं, तो अपने घरों में लगाना चाहिए। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्राकृतिक माता की।